आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएससीएमए का पार्ट 1 का सेक्शन नंबर 1 का एक टॉपिक। ठीक है, पार्ट 1 का जो नेम है वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल। आपको पता है यूएससीएमए के बारे में? अगर आपको नहीं थोड़ा सा आइडिया तो आप ऑलरेडी अपन एक वीडियो बना चुके हैं, गूगल पे ही आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे आप यूएससीएमए डाल के देखेंगे 5th 6th नंबर पे आ जाएगा। फाउंडेशन लर्निंग नाम से एक चैनल बना हुआ है, उस पर आपको यूएससीएमए से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको चाहिए। सेक्शन ए अपन डिस्कस कर रहे हैं एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिस्टेंस। 15% क्या लिखा है सर? ये इसका वेटेज है। आपको पता है कि टोटल यूएससीएमए का जो पार्ट 1 है उसका कोर्स जो है 500 मार्क्स का है, पेपर जो है 500 मार्क्स का है। 500 मार्क्स में से 15% मतलब 75 मार्क्स जो है वो अपने रिलेटेड है किससे? इस सेक्शन ए से। मैं आपको सेक्शन ए बता देता हूँ, ये है अकाउंट से रिलेटेड प्योरली। ठीक है, तो इसको अपन जैसे आगे आगे पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। मेरा नाम रोहित सिंघल है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। बाकी सारी अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप देख सकते हो इसको, इंट्रोडक्शन को। अपन सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अकाउंट्स आखिर आई कहाँ से, है ना। आपने इनका नाम सुना होगा। ये पर्सन आप पहचान सकते हैं क्या, कौन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है अकाउंट से रिलेटेड, लूका पैसोली। ठीक है, लूकास पैसोली। ये कहाँ पे और ये क्या इनका कंट्रीब्यूशन है? स्टूडेंट्स आपने नाम सुना होगा डबल एंट्री सिस्टम का। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो यही पर्सन ने इंट्रोड्यूस किया था, मींस डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ये पर्सन किधर से थे? इटली। और इटली में इन्होंने 15th सेंचुरी के अंदर ये कॉन्सेप्ट डबल एंट्री सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो आपको ये बेसिक थोड़ी सी जानकारी दी है, एग्जाम में जरूरी नहीं आए लेकिन पता होना चाहिए थोड़ा सा अकाउंट्स कैसे आया था। आज अपन डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं मतलब फाइनल अकाउंट्स की बात चल रही है। फाइनल अकाउंट्स पहला पार्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसको अपन नॉर्मल बोलते हैं बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट इसको बोलते हैं P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। कैश फ्लो नॉर्मल होता ही है। और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, आपको ये नया नाम लगेगा ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, है ना। अगर आप पहली बार ये सब चीज़ें देख रहे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 11th-12th के अंदर नहीं कवर होता था। ये तीनों चीज़ें 11th-12th में होती थी। ठीक है, इसके अलावा भी और भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। और एक होता है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स जो है ये भी किसका पार्ट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अब सर ये फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या होता है? देखो, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या बताती है? असेट्स एंड लायबिलिटीज की डिटेल। एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ, सपोज करो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बना दिया अपन ने। यहाँ पे अपन असेट लिखेंगे, यहाँ पे लाइबिलिटी। अगर आपने आज तक 11th-12th के अकाउंट्स बनाए हैं या ग्रेजुएशन में अकाउंट्स बनाए तो आपको लगेगा सर उल्टा लिख रहे हैं, लेकिन सर उल्टा नहीं लिख रहे। यूएस के अंदर जो अकाउंट्स बनते हैं, वो बैलेंस शीट बनती है जो, वो इसी फॉर्मेट में बनती है। मींस पहले असेट लिखते हैं, बाद में लाइबिलिटीज लिखते हैं। ठीक है, असेट आपको पता है क्या होती है? असेट वो चीज जिसको अपन कंट्रोल करते हैं और जो कोई फ्यूचर में अपन को बेनिफिट देके जाएगी, जैसे बिल्डिंग। अब आज आपने बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है, तो आप उसे कंट्रोल कर रहे हो नहीं कर रहे हो? खरीद ली तो कंट्रोल कर रहे हो। और फ्यूचर में क्या बेनिफिट है बिल्डिंग से? बहुत सारे बेनिफिट है। ठीक है, उसको अपन किराए पे दे सकते हैं, उसमें बिजनेस कर सकते हैं, तो बहुत सारे फायदे हैं। तो ये चीज़ क्या है? एसेट। तो पहली बात तो असेट की किससे रिलेटेड होती है? अराइज होती है पास्ट ट्रांजेक्शन से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज इट असेट अराइजेस फ्रॉम पास्ट ट्रांजेक्शन। सेकंड, वी प्रेजेंटली कंट्रोल द असेट। थर्ड, इट गिव्स फ्यूचर बेनिफिट।
तो सर ये तो मजे वाली बात हो गई, पास्ट भी आ गया, प्रेजेंट भी आ गया, है ना, प्रेजेंटली कंट्रोल और फ्यूचर भी आ गया। एग्जैक्टली तो असेट के अंदर तीनों एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। इसी तरीके से लाइबिलिटीज होती है, ठीक है, लाइबिलिटीज को अपन को पे करना होता है, तो लाइबिलिटी इज अ ऑब्लिगेशन, ठीक है। जो फ्यूचर में क्या देगी, इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देगी, इकोनॉमिक आउटफ्लो देगी, ठीक है, और रिजल्टेड फ्रॉम पास्ट ट्रांजेक्शंस। तो ऐसे ही बिल्कुल लाइबिलिटी के अंदर भी क्या है, बिल्कुल सेम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन है, ठीक है, पास्ट में कोई ट्रांजेक्शन हुआ था, और फ्यूचर में आपको आउटफ्लो पे करना, आउटफ्लो देना पड़ेगा। और एसेट्स को बड़ी तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे एसेट्स को अपन बोल सकते हैं कि एसेट्स होती है नॉन करंट एसेट, फिर करंट एसेट, ठीक है। नॉन करंट एसेट भी फिर आप और भी तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। तो ये अपन देखेंगे जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बट अपन अभी एक सिंपल ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। करंट एसेट आप जानते हैं, जनरली वो एसेट जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती है उसे करंट एसेट बोलते हैं। बट अगर कोई एसेट विद इन ऑपरेटिंग साइकिल भी कन्वर्ट हो जाती है तो भी उसे कन्वर्ट करंट एसेट कहते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, मतलब जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक एयरक्राफ्ट बनाने वाली इंडस्ट्री है, अब जरा बताना, एयरक्राफ्ट बनाने वाली इंडस्ट्री जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसके पास कोई प्लेन जो है, एरोप्लेन जो है, वो तैयार होने में कितना टाइम लगता होगा? सर 3-4 साल तो मिनिमम लग ही जाते होंगे, ठीक है। अब बताओ ये उसके लिए करंट एसेट है या नहीं है? नहीं सर, 3 साल है, 1 साल से ज़्यादा लग रहे हैं, तो करंट एसेट नहीं है। तो कौन सी एसेट है आपके हिसाब से, ये फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट? आपने जैसे ऐसे बोला तो ये गलत है आंसर। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली इसका आंसर क्या है कि ये करंट एसेट है। क्यों करंट एसेट है? क्योंकि इस एयरक्राफ्ट कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल जो पीरियड है ना, वो लंबा है। सर व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स रॉ मटेरियल से WIP बनने में कुछ टाइम लगता है, WIP से फिनिश गुड्स बनने में कुछ टाइम लगता है, फिर फिनिश गुड्स को बेचने में कोई टाइम लगता है, अगर वो उधार बेचेंगे तो डेटर जनरेट होंगे, फिर डेटर से कैश आने में कुछ टाइम लगेगा, फिर उससे अपन क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे और क्रेडिटर से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। यही होता है। ये पूरी साइकिल को अपन क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो सपोज करो रॉ मटेरियल खरीदा अपन ने, 5 दिन रॉ मटेरियल को गोडाउन में रखा बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोसेसिंग, फिर अपन ने WIP के लिए 2 साल लग गए या 3 साल लग गए अपने एग्जाम्पल के हिसाब से, जैसे लगा ना अपना वो जो एयरक्राफ्ट है वो 3 साल में बन के तैयार हो रहा है, तो इसका मतलब WIP जो है वो 3 साल का है। फिर फिनिश गुड्स बनने में WIP से टोटल मिला के सपोज करो और 6 महीने और लग गए, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस चल रही है, सपोज करो फिनिश गुड्स बन गए, फिर डेटर बनने के अंदर 2 महीने और लग गए, डेटर से पैसे आ रहे हैं 1 महीने बाद, ठीक है, और बस पैसे आ गए मान लो, फिर अपन ने रॉ मटेरियल खरीद लिया डायरेक्ट, क्रेडिटर नहीं है, क्रेडिटर होंगे तो माइनस कर देंगे, तो 5 days प्लस 3 years प्लस 6 months प्लस 2 months प्लस 1 month, ये जो टोटल पीरियड इसे कहते हैं, इसे कहते हैं क्या कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, इसे नाम देते हैं अपन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ठीक है। अगर विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल कोई एसेट कन्वर्ट हो जाती है कैश में तो उसे अपन क्या बोलते हैं? करंट एसेट। तो ऐसा नहीं होता केवल कि अपन जो स्कूल में सीखते थे जनरली कि 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होनी चाहिए एसेट तो ही वो करंट एसेट है, नहीं। अगर कोई एसेट 1 ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर भी कैश में कन्वर्ट हो जाती है तो वो भी कौन सी एसेट है? करंट एसेट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, बाकी डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे बाद में आराम से। तो एक इंट्रोडक्शन दिया है छोटा सा अपन ने। इनकम स्टेटमेंट क्या बताता है? इनकम स्टेटमेंट बताता है कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या लॉस कमा रही है। तो इनकम स्टेटमेंट में क्या दिखाते हो सर आप? जैसे आप वर्टिकल फॉर्मेट में बना रहे हो तो पहले आपने सेल्स दिखा दी, सेल्स को अपन रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है, उसमें से COGS माइनस कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर उसमें से सारे एक्सपेंसेस लेस कर दिए, लाइक एडमिन एक्सपेंस, है ना, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट भी बिफोर टैक्स आ गया, फिर उसमें से टैक्स लेस कर दिया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तो ये क्या है? इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में और भी ज़्यादा। सर व्हाट इज कैश फ्लो? कैश फ्लो मीन्स कि पैसा कितना आ रहा है और जा रहा है,
कैश कितना आ रहा है और जा रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं, कैश फ्लो। ठीक है, इस चीज को जब अपन दिखाते हैं एक स्टेटमेंट में तो उस स्टेटमेंट का नाम देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर ऐसा क्यों बनाते हैं? अपन ने तो इनकम स्टेटमेंट भी बनाया था ना, तो इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो में क्या डिफरेंस है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जरा आराम से सोच के जवाब देना। आपने देखा है कई पर्सन्स होते हैं जिनकी इनकम अच्छी खासी होती है, जैसे आप उनसे पूछो भाई तुम महीने ही कितना कमाते हो, आपका एक दोस्त है वो बोल रहा है मेरी जॉब लग गई है, मैंने CMA कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो महीने के अंदर सपोज करो 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कमा रहा हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या कि उससे अपन ने पूछा यार तेरे, अच्छा वो हमेशा लेकिन है ना फिर भी क्या बोलता है, क्या मेरे पास पैसे नहीं रहते, पैसे नहीं रहते, जब भी अपन को मिलता है तो उधार मांगता रहता है। तो अपन क्या बोलते हैं, यार तू 1 लाख रुपए एक महीने में कमाता है तो तेरे पैसे जाते कहाँ हैं? अब जरा बताओ उसका प्रॉफिट अच्छा खासा है या नहीं है? यस, कमा कितना रहा है, 1 लाख, लेकिन अब उसके पास कैश बच नहीं रहा। तो अपन उससे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, चल तू पता तेरे पास पैसा जो आता है वो तेरे पास जाता किस किस जगह पे? तो बोल रहा है भाई मैं होटल में पार्टियां करता हूँ, ठीक है, मैं घूमने जाता हूँ, तो ये सब माइनस कर दिया, तो हमेशा वो चीज़ नेगेटिव में आ जाती है। तो ये चीज़ किससे पता लगी? उसके अगर P&L जानोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस, तब तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 लाख। ठीक है, ये टेक्निकली इनकरेक्ट हो सकता है एग्जाम्पल, बट समझने के लिए आपको है ना, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाना, क्योंकि भाई ये पर्सन नौकरी कर रहा है तो उसका P&L नहीं बनता नॉर्मली, है ना, ठीक है, बट फिर भी आपको समझाने के लिए। तो ये पर्सन जो है 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, बट फिर भी इसके पास पैसा क्यों नहीं बच रहा, ये कैसे पता लगेगा? उसका कैश फ्लो देख के। ठीक है, तो कई पर्सन्स होते हैं, तो अपन जब जिनका कैश फ्लो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव में जा रहा होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, तो अपन चेक करेंगे भाई वो किस जगह पे पैसा लगा रहा है या किस जगह से ले रहा है। तो कैश फ्लो में 3 तरह की एक्टिविटीज होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है, देखो वैसे तो ये आपने 12th में पढ़ रखा है, लेकिन जब अपन पढ़ेंगे ना इसको डिटेल में, तो अब मैं मानूंगा कि आपने कुछ भी पहले का नहीं पढ़ रखा, क्योंकि 12th में पढ़े हुए टॉपिक्स में और इसमें पढ़े हुए टॉपिक्स में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि US में क्या फॉलो होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, तो उन स्टैंडर्ड्स को बोलते हैं US गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और बाकी कंट्रीज में क्या फॉलो होते हैं, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और इन दोनों में डिफरेंस होता है काफ़ी। ठीक है, अगला है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम। सर ये क्या है, ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, इनकम स्टेटमेंट और ये क्या चक्कर है? तो ध्यान से देखो जरा। इनकम स्टेटमेंट क्या बताता है स्टूडेंट्स? इनकम स्टेटमेंट बताता है कि हमारी नेट इनकम कितनी है। ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम क्या बताता है कि हमारी कॉम्प्रहेंसिव इनकम कितनी है। सर व्हाट इज कॉम्प्रहेंसिव इनकम एंड हाउ इट इज डिफर फ्रॉम नेट इनकम? ओके, ये समझो, नेट इनकम प्लस अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम इज इक्वल टू कॉम्प्रहेंसिव इनकम, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, नेट इनकम किससे निकलती है, इनकम स्टेटमेंट से। अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम बताएंगे कैसे निकलेगी और ये होती क्या है, और इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आता है, कॉम्प्रहेंसिव इनकम। तो सर अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम क्या होती है, यही बता दो आप। तो देखो एक वर्ड समझ लो, जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होते हैं ना, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, उनको अपन कहाँ दिखाते हैं, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में। सर इसका क्या मतलब है, एक एग्जांपल देना, रेवोल्यूशन का समझना है ना, देता हूँ, इसको समझना है आपको। बिल्डिंग 10 लाख की थी बुक्स के अंदर, लेकिन आज वो कितने की हो गई है, 30 लाख की, बट बुक्स में कितने की दिखा रहे हो, 10 लाख की, बट आज कितनी वैल्यू चल रही है, 30 लाख। वैल्यू कितनी बढ़ गई, 20 लैक्स। 20 लाख रुपीज, बताओ ये प्रॉफिट है या नहीं है? यस सर ये प्रॉफिट है। अब मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ, ये प्रॉफिट रियलाइज प्रॉफिट है कि अनरियलाइज प्रॉफिट है? आप बोलोगे सर ये अनरियलाइज प्रॉफिट है। ठीक है, अनरियलाइज प्रॉफिट क्यों है, क्योंकि अपन ने अभी तक बिल्डिंग को सेल नहीं किया। अगर बिल्डिंग को अपन बेच देते तो फिर ये प्रॉफिट क्या हो जाता, रियलाइज हो जाता, मतलब कैश में पैसा मिल जाता, बट अभी तक तो कुछ मिला ही नहीं ना। तो इसलिए रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट होता है ना, जैसे 20 लाख इस क्वेश्चन में, इसको अपन कौन सी इनकम बोलते हैं, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप एक कंक्लूजन निकालना चाहें आज की क्लास से इसमें,
टॉपिक के अंदर क्या है कि अपन बोलते हैं नेट इनकम प्लस अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम इज इक्वल टू कॉम्प्रहेंसिव इनकम। ये बात है। तो नेट इनकम किससे निकलती है? इनकम स्टेटमेंट से, मतलब नेट प्रॉफिट है ये। और कॉम्प्रहेंसिव इनकम किससे निकलती है? अपन इस स्टेटमेंट से निकालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम से। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम में करते क्या है अपन? अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम को ऐड कर देते हैं। और अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम का मीनिंग क्या बताया मैंने शॉर्ट में आपको? सिंपली मीन्स अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। तो अभी टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, जब अपन डिटेल में समझेंगे तब और देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है बताओ, आप बताओ। बहुत सिंपल पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए अब कोई शेयर होल्डर सपोज करो किसी कंपनी के अंदर शेयर खरीदना चाहता है, तो वो क्या देखेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा, ठीक है। अब जैसे बहुत बड़े बड़े महान महान लोग हैं, ठीक है, जैसे इंडिया में आप बात करो, राकेश झुनझुनवाला, सुना है आपने नाम इनका? ये शेयर मार्केट में किंग है, ठीक है। हाँ, एक्सटेंडिंग क्रेडिट मीन्स लोन देना। अब सपोज करो कोई कंपनी किसी को लोन देना चाहती है, तो वो क्या देखती है हमेशा? या कोई किसी बैंक किसी को लोन देना चाहता है, तो बैंक जब लोन देता है किसी भी पार्टी को, तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे लोन देता है। स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये भी किससे पता लगती है? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है। रेशोज निकाल लो आप किसी कंपनी के अलग अलग तरीके के। सपोज करो आपने अर्निंग पर शेयर निकाल दिया, पर प्राइस अर्निंग रेशो निकाला, तो इन सब से आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लग जाती है कंपनी की। कंप्लाइंस, अब गवर्नमेंट क्या करती है? जैसे टैक्सेस पे करने हैं साहब आपको, ठीक है, आपको टैक्सेस पे करने हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है लाओ दिखाओ भाई अपने अकाउंट्स दिखाओ, तो वहाँ पे भी काम आते हैं, ठीक है। सही तरीके से टैक्स पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डीमोनेटाइजेशन पे आपने गड़बड़ कर दी कुछ, ठीक है। कंप्लाइंस विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जैसे अपन यूएस में बात करें, SEC है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। क्या काम है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का? जैसे इंडिया में आपने सुना होगा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। वैसे ही यूएस में क्या करता है? स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है SEC। रेगुलेटर तो समझते हैं, जो रेगुलेट करता है, जैसे बैंकों में यूएस के अंदर रेगुलेटर कौन है? फेडरल बैंक। इंडिया में रेगुलेटर कौन है बैंकों पे? RBI। ऐसा मैं कंपैरिजन करता रहूंगा ताकि आपको इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, बताना जरा, परफॉर्मेंस कौन सा स्टेटमेंट बताता है? सर इनकम स्टेटमेंट क्या बताता है हमेशा? पोजीशन कौन सा स्टेटमेंट बताता है सर? बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कह लो आप इसको, एक ही बात है, ठीक है। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ये भी कह सकते हो बैलेंस शीट और P&L के लिए, इनकम स्टेटमेंट के लिए, कि परफॉर्मेंस स्टेटमेंट मतलब जो इनकम स्टेटमेंट है वो एक तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो ना आप, उसकी तरह है, ठीक है। बट पोजीशन क्या है? जैसे आपने कोई पिक्चर क्लिक करी, सेल्फी लेते ना अपन, उसकी तरह है। पिक्चर किस चीज की क्लिक करते हैं अपन? किसी मोमेंट की, और वो वहां पे फ्रीज हो जाती है, ठीक है। बट वीडियो रिकॉर्डिंग एक ड्यूरेशन की होती है, 1 मिनट की करी, 2 मिनट की करी, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करो। सर इससे क्या मतलब है, क्या फिलोसफी बता रहे हो? देखो, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट P&L पूरे ईयर की परफॉर्मेंस बताता है, ठीक है। पोजीशन, बट बैलेंस शीट क्या पूरे साल की बनती है क्या, पूरे ईयर की बनती है क्या? नो, बैलेंस शीट जो होती है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बनती है, पॉइंट ऑफ टाइम की बनती है, ठीक है। तभी आप याद करो, आप 12th वगैरह कभी ना कभी पढ़ा होगा आपने कि P&L में क्या लिखते हो आप? फॉर द ईयर एंडेड। बैलेंस शीट में क्या लिखते हो आप? एज एट या एज ऑन, ठीक है। तो बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर टाइम की बनती है, ठीक है, एक डे की बनती है, लाइक 31 दिसंबर। और परफॉर्मेंस स्टेटमेंट पूरे ईयर का बनता है जनरली, क्लियर। और इसको अपन देखेंगे बाद में जब और डिटेल में समझेंगे। अच्छा, ये तो आप जानते होंगे कौन है ये पर्सन, ये वॉरेन बफेट है, ठीक है। किस लिए जाने जाते हैं? ये शेयर मार्केट किंग है एक तरीके से वर्ल्ड के, ठीक है। ये इन्वेस्टर है बहुत बड़े,
बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट के अंदर ये पैसा अच्छा खासा। तो ये मैंने इनकी फ़ोटो यहाँ पे क्यों डाली, क्योंकि अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था ना, मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इसलिए। ठीक है, थैंक यू।